ट्वेल्थ में सॉइल केमिस्ट्री में 7वां चैप्टर है पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों को वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है वो सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की अनिवार्यता, कि पौधों के लिए पोषक तत्व है वो अनिवार्य क्यों है, तो वैज्ञानिक आर्नोन द्वारा निम्न 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला है पोषक तत्व पौधों की चयापचय कार्यों में भूमिका निभाता हो। दूसरा, पोषक तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके। और पौधों में सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व की आपूर्ति से ही दूर किया जा सके। ये 3 सिद्धांत दिए थे आर्नोन ने पौधों में जो पोषक तत्व उनकी अनिवार्यता के लिए। अब देखो, आर्नोन व स्टाउट के अनुसार मुख्य पोषक तत्व 16 माने गए हैं तथा 17वां खोजा गया पोषक तत्व है निकिल। मुख्य पोषक तत्व कौन से? देखो, एनपीके, सीएचओ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेर्स, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन और निकिल। देखो, अब आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर देखिए, फर्स्ट है पोषक तत्वों की सांद्रता या मात्रा के आधार पर। तो मात्रा या सांद्रता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वृहत या मुख्य पोषक तत्व। वैज्ञानिक लूमिस व सूल के अनुसार इनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में यानी 1 ppm से अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं वृहत या मुख्य पोषक तत्व। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक पोषक तत्व, इसमें सीएचओ व एनपीके शामिल है। और सेकंड है द्वितीयक पोषक तत्व, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर शामिल है। वृहत मुख्य पोषक तत्वों के बाद 2 नंबर है अपना सूक्ष्म या ठोस या माइक्रो पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से कम मात्रा में हो। ठीक है, वो कहलाते हैं सूक्ष्म या ठोस माइक्रो। देखो, सूक्ष्म पोषक तत्वों के एग्जाम्पल फेर्स, मैग्नीज, कॉपर, जिंक व निकिल ये धनायन पोषक तत्व है। और बोरोन, क्लोरीन व मोलिब्डेनम ये है ऋणायन पोषक तत्व। उसके बाद देखो, पौधों में कार्य के आधार पर वर्गीकरण करते हैं इनका आवश्यक पोषक तत्वों का। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला है आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, इसमें सीएचओ आते हैं, ये पौधे की मुख्य संरचना का निर्माण करते हैं। उसके बाद है सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व, इसमें एनपीएस, ये पौधों में ऊर्जा भंडारण व स्थानांतरण का कार्य करते हैं। 3 नंबर है नियामक व वाहक पोषक तत्व, इसमें ये अपने पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं, ये पौधों में क्या करते हैं, इनके उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और आयन है वो वाहकों का कार्य करते हैं। 4 नंबर देखो, उत्प्रेरक व क्रियावर्धक पोषक तत्व, इसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो इसमें शामिल है, जैसे कि फेरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन व निकिल। अब देखो, पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो उसमें देखो, अत्यधिक गतिशील है वो है एनपीके, मध्यम गतिशील में आएगा अपना जिंक और मैग्नीशियम, अल्प गतिशील यानी बहुत कम मात्रा में गतिशील है वो है सल्फर, फेर्स, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। और एचल या गतिहीन जो पोषक तत्व है वो है कैल्शियम और बोरोन। ये पौधों में क्या है, गति नहीं करते, जिस स्थान पर रहते हैं उसी पे टिके रहते हैं। अन्य वर्गीकरण में देखिए, मेटल्स या धातु, इसमें कौन से पोषक तत्व आते हैं? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फेरस, कॉपर, जिंक व मैग्नीज आते हैं। और नॉन मेटल या अधातु होते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सीएचओ। ठीक है, अब आगे देखो, नई है अपना नया टॉपिक है, नई हेडिंग है पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आता है अपना अभाव। अभाव में देखो भाई, पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा इतनी कम होती है कि उस तत्व के अभाव के लक्षण पौधों पर दिखाई देने लगती है तथा फसलों की क्या है, उपज घट जाती है। उसके बाद देखो, क्रांतिक स्तर क्या होता है कि पौधों में तत्वों का वह स्तर जिस पर पौधों की रुकी हुई वृद्धि है वो पुनः होने लगती है, तो ये कहलाता है पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर। उसके बाद है पर्याप्त स्तर, तो इस स्तर पर पोषक तत्व देने से पादपों में पोषक तत्वों का सांद्रण बढ़ जाता है तथा पादपों में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है विषैला स्तर। इसमें देखो, इस स्तर पर पोषक तत्वों का सांद्रण इतना बढ़ जाता है कि पौधों में पोषक तत्वों का असंतुलन बढ़ जाता है, पादप उपज घटने लगती है, वह पौधा मर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, नई हेडिंग है अपनी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत क्या है। ठीक है, तो देखो, पहला है अपना खाद व उर्वरकों द्वारा, कि हमें पोषक तत्व है वो मृदा में किससे मिलेंगे, खाद व उर्वरकों द्वारा मिलेंगे। इसमें देखो, FYM यानी गोबर की खाद होती है ना, फार्म यार्ड मैन्योर। उसके बाद हरी खाद है उससे मिलती है वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद, कंपोस्ट, यूरिया, DAP आदि द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, 2 नंबर देखो, फसलों के अवशेष द्वारा पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। देखो,
पौधों के वानस्पतिक अवशेष जैसे कि जड़, तना, पत्तियां आदि के अपघटन या गलने से मृदा को पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। उसके बाद है मृदा सुधारक। मृदा सुधारक जो अम्लीय, लवणीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने का काम करते हैं उनको बोलते हैं मृदा सुधारक, जैसे कि जिप्सम, पाइराइट्स, चूना, गंधक आदि के उपयोग से भूमि को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। उसके बाद है वर्षा द्वारा। तो वर्षा द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन तत्वों के रूप में वर्षा जल के साथ घुलकर मृदा तक पहुंचती है। उसके बाद है अपनी दलहनी फसलों द्वारा। तो देखो दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां, जिन्हें हम लेग्यूम भी कहते हैं, पाई जाती है, और उन ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में फिक्सेशन या स्थिरीकरण करता है। ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट असहजीवी जीवाणु द्वारा। तो इसमें असहजीवी जीवाणु कौन से हैं, एजेक्टोबैक्टर व क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या करते हैं, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या करते हैं, यौगिकीकरण करते हैं, जिससे कि मृदा में नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। देखो पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य कि जो अपने आवश्यक पोषक तत्व है ना 17 निकल समेत, उनके जो पौधों में कार्य क्या क्या है वो है। तो फर्स्ट है अपना नाइट्रोजन। इसके कार्य क्या है कि पर्णहरित का द्वितीयक घटक है जो पौधे में हरेपन को बढ़ाता है। ठीक है। और प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि आरएनए व डीएनए के निर्माण में आवश्यक है और पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। अब देखो कमी के लक्षण। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधों की नीचे की व पुरानी पत्तियों पर दिखाई देती है। इसमें पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है, इसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक है। और पत्तियों में वी आकार की हरिमाहीनता हो जाती है, यानी कि वो वी आकार के अंदर क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। अब देखो इसकी कमी से पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। देखो नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में बटनिंग रोग होता है और पौधों में भूखा रोग, जिसे हम स्टार्वेशन बोलते हैं, हो जाता है। और देखो नाइट्रोजन की अधिकता से फूलगोभी में होलो स्टेम रोग होता है। ठीक है। उसके बाद है अपना फास्फोरस। तो इसके कार्य क्या है, फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए व डीएनए निर्माण में आवश्यक होता है, पौधों की जड़ों के विकास और फैलाव को बढ़ावा देता है, दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है। और पौधों में एटीपी व एटीपी एक ऊर्जा का रूप है, एडीपी व एटीपी यानी ऊर्जा का संग्रहण का कार्य करता है, इसलिए फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब देखो फास्फोरस की कमी के लक्षण। तो देखो पौधों की निचली व पुरानी पत्तियां गहरी हरे रंग की हो जाती है, जड़ों का विकास है वो रुक जाता है तथा पत्तियां हैं वो हंसियाकार या सिकल शेप हो जाती है। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ या जीवन की चाबी कहते हैं। ठीक है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों में ब्रोंजी लक्षण दिखाई देते हैं। ब्रोंजी लक्षण कौन से होते हैं कि पत्तियों का समय से पहले पककर गिरना ब्रोंजी होता है। ठीक है। अब आगे देखो पोटेशियम। पोटेशियम के कार्य क्या है, रंध्रों के नियमित यानी खुलने में बंद करने में सहायक, पौधों को सूखे से बचाता है, पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति सहिष्णुता व प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, एंजाइमों के सहकारक के रूप में सहायक होता है, पौधों में शर्करा निर्माण व स्थानांतरण में सहायक है, और पौधों में क्वालिटी पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसकी कमी के लक्षण क्या दिखाई देते हैं पौधों में कि पुरानी व निचली पत्तियों के किनारे सूखकर भूरे पड़ जाते हैं, पत्तियों का आकार है वो छोटा रह जाता है तथा वृद्धि उनकी रुक जाती है, और पत्तियों में नेक्रोसिस या उत्तक मर जाते हैं। ठीक है। तो ये आगे पोटेशियम तक के कार्य है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।